बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 26 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूरोप से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स मुझे गुज़िश्ता वीडियोज़ के कमेंट्स बॉक्स में रिसीव हुए कि रूस और यूक्रेन जंग पर डेली बात किया करें। अब 2-3 रोज़ से हमारी रूस और यूक्रेन जंग पर बात नहीं हुई, तो बहुत सारी खबरें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं यूरोप से। तो आगाज़ आज की वीडियो का रूस और यूक्रेन जंग से करेंगे, उसके बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी आपके सामने रख दूंगा। अब यूक्रेन का यौम आज़ादी था 24 अगस्त को और 24 अगस्त को हमारी बात नहीं हो सकी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस। तो यौम आज़ादी के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्का डिफरेंट तकारीब में इन्होंने शिरकत की। डिफरेंट जो यादगारें हैं उनका इन्होंने विजिट किया, डिफरेंट लोगों से इन्होंने मुलाकात की। स्पेशली जो पेरिस ओलंपिक्स में जो जीतने वाले यूक्रेन के खिलाड़ी थे उनके लिए एक खसूसी तकरीब का इख्तिमाम किया गया और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और बातें क्या की। आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर का आजकल जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने रशिया के ऊपर हमला कर रखा है और जो यूरोपियन मीडिया है, मगरबी मीडिया है, वो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कि दूसरे ममालिक पर हमले करने वाले का ये हाल हो गया कि उसका अपना मुल्क जो है, उसके अपने मुल्क के अंदर एक रीजन जो कुर्स्क है, उसके बहुत सारे इलाकों को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और इनकी फौजों ने कंट्रोल कर लिया। और इन तकारीब के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो तकारीर थी उनमें यूक्रेन के सदर ने जाहिर है कि ये अचीवमेंट्स जो हैं ये अपने अवाम को गिनवाई। और यौम आज़ादी के ही मौके पर ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, तो ये जो कैदियों का तबादला है, प्रिजनर स्वैप, ये इसमें किरदार अदा किया हमेशा की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने। यौम आज़ादी के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास एक और लाइन भी थी कि 115 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं यूक्रेन के, वो वापस आ चुके हैं। रशिया के भी 115 कैदी इन्होंने वापस दिए और इम्पॉर्टेंट ये था इस कैदियों के तबादले में कि कुर्स्क की बैटल के अंदर जो यूक्रेन के कैदी रशिया ने पकड़े और रशिया के जो बंदे यूक्रेन ने पकड़े, ये उनका तबादला था। मुत्तहिदा अरब अमारात की काविशों के तहत ये तबादला हुआ और इसको भी यूक्रेन के सदर ने अपनी तकरीर का हिस्सा बनाए रखा, इस कैदियों के तबादले को। लेकिन ये खुशी जो है यूक्रेन की, ये खुशी यौम आज़ादी और यूक्रेन के इस हमले की खुशी ज़्यादा देर टिकी नहीं। और आज रशिया का जो हमला रिपोर्ट हुआ, यूक्रेन के दारुल हुकूमत नहीं बल्कि यूक्रेन के 15 रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया और इन 15 रीजन्स पर रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 200 मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो रशिया की जानिब से दागे गए हैं। और इन मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के दौरान 4 हलाकतें और 37 के करीब जख्मी रिपोर्ट हुए हैं, जो कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किया जा रहा है ये डेटा कि 4 हलाकतें हैं और 37 जख्मी हैं। अब यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने ये भी बताया कि कीव के अंदर जो डैम है, बहुत बड़ा डैम है, इसको भी हिट किया है रशिया ने जानबूझकर। और अगर यहाँ पर ये पानी निकल आया तो ये हज़ारों जानें भी ले सकता है। लेकिन जो डैमेज हुआ, जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई, एक वीडियो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, तो इसमें देखा जा सकता है, अब ये क्लियर नहीं है कि क्या रशिया की जानिब से इस डैम को टारगेट किया गया या अगेन ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का कमाल था। ये स्टोरी अभी आना बाकी है। लेकिन अगर रशिया ने टारगेट करना होता और रशिया के पास इस्कैंडर जैसे मिसाइल्स भी हैं तो रशिया के लिए डैम उड़ाना इतना मुश्किल नहीं था। रशिया की जानिब से पहले भी इस तरह की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो ये जो डैम का डैमेज रिपोर्ट हुआ और जिस तरह की वीडियोस सामने आई, तो इससे ये तो वाज़ेह है कि रशिया का टारगेट ये डैम हरगिज़ नहीं था। और अगर इस डैम को किसी मिसाइल ने हिट किया तो फिर वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल हो सकता है। बहरहाल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के वज़ीर आज़म, यूक्रेन के ऑफिशियल्स, आज इनकी जानिब से जो वीडियो पैगामात जारी किए जा रहे हैं, तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि देख लिया आपने कि रशिया ने ना सिर्फ कीव को, ना सिर्फ ओडेसा को, बल्कि लवीव तक रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। और इस दौरान रशिया का एक ड्रोन जो है वो नेटो टेरिटरी के अंदर भी, ये पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी रशिया के काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो रोमेनिया और पोलैंड के टेरिटरी में घुस चुके हैं। और इस मर्तबा भी ये जो हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई, तो इस दौरान भी ये बताया जा रहा है कि एक जो ड्रोन है, जो पोलैंड की अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि एक ड्रोन जो है वो हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुआ है और इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं
کہ ड्रोन कहाँ तक पहुंचा और इसके नतीजे में कोई नुकसान हुआ या फिर ये ड्रोन खुले एरिया के अंदर जाकर गिरा। बहरहाल आर्टिकल 5 लागू होने वाला जो ख्वाब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की देखा करते थे माजी में, वो ख्वाब अब इन्होंने देखना छोड़ दिया है। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो वीडियो पैगाम जारी किया तो उसमें ये आर्टिकल 5 वाला या फिर ड्रोन के एंटर होने वाला कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यूक्रेन के सदर ने ये ज़रूर कहा, अपने एलाइज पर जोर दिया कि अब आपने देख लिया कि रशिया का एग्रेशन कैसा है, तो अब आप मुझे इजाज़त देंगे। मैं ये समझता हूं कि मुझे जो आपका असलहा गोला बारूद है वो कुर्स्क से भी आगे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी, या फिर क्रेमलिन तक भी, ये मॉस्को तक भी जो अमेरिका का, बरतानिया का या फिर जर्मनी का जो असलहा है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, वो यूक्रेन के सदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यूक्रेन के सदर ने इन मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स को बहाना बनाते हुए फिर से मुतालबा अपने इत्तेहादियों के सामने रख दिया और ये भी कहा कि अगर अब आपकी जानिब से मुझे इजाज़त ना दी गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि यूक्रेन की जानिब से बेलारूस को एक वार्निंग दी गई है और यूक्रेन ने बेलारूस को ये कहा कि हम तुम्हारी हरकतों से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है कि तुमने ना सिर्फ अपने फौजियों को बल्कि वागनर के फाइटर्स को भी तुमने बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिया है, और जितना भारी असलहा तुम्हारी जानिब से बॉर्डर के ऊपर लगाया गया है और जितने ज़्यादा फौजी तुम्हारी जानिब से तैनात किए गए हैं, तो हम खूब समझते हैं कि तुम यूक्रेन के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हो रशिया के ऑर्डर्स पर अमल करते हुए। और वागनर्स का सेपरेटली जिक्र किया गया यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से, क्योंकि आपको मालूम है कि वागनर्स से तो ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। वागनर के फाइटर्स ने इन्हें बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए हैं, बखमुत समेत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हैं वो वागनर के फाइटर्स ने इन्हें हराई हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वागनर के फाइटर्स एंटर होते हैं यूक्रेन के अंदर बेलारूस के बॉर्डर से, तो इन वागनर के फाइटर्स के लिए कीव को कंट्रोल करना ये घंटों और दिनों की बात होगी मैक्सिमम। तो यूक्रेन की जानिब से इस ख़तरे का इदराक यूक्रेन के ऑफिशियल्स को है, और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने जो बेलारूस के सरबराह हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनसे मुतालबा किया कि अपनी फ़ौजों को पीछे हटाओ। अब ये जो मुतालबा है, जाहिर है कि बेलारूस की अपनी टेरिटरी है और अपनी टेरिटरी के अंदर बेलारूस अगर ये समझता है कि इसके बॉर्डर के ऊपर ख़तरा महसूस कर रहा है बेलारूस, तो बेलारूस अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सकता है। यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं वो तैनात किए जा सकते हैं, जिसका जिक्र बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि अगर यूक्रेन रशिया के अंदर एंटर हो सकता है तो हम ये समझते हैं कि यूक्रेन बेलारूस पर भी हमला कर सकता है। इस वजह से हम अपनी फ़ौजों की तादाद जो है वो बॉर्डर के ऊपर बढ़ा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने बेलारूस को ये कहा, ये मुतालबा किया कि अगर तुमने अपनी फ़ौजें बॉर्डर से पीछे ना हटाई तो हम ये समझेंगे कि तुम हमारे ऊपर हमला करने वाले हो और हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और तुम्हारी फ़ौजों को पीछे धकेल देंगे। यानी कि बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं और ख़तरा और ख़दशा यही है, और रशिया के पास ऑप्शन भी यही है। मैं आपको बता दूं कि रशिया बेलारूस के रास्ते अगर यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करेगा तो यूक्रेन जिस तरह की हरकतें कुर्स्क के अंदर यूक्रेन की जानिब से की जा रही हैं कि यूक्रेन जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। बेलगोरोद रीजन के अंदर 5 से ज़्यादा हलाकतें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई हैं यूक्रेन के हमलों के नतीजे में, क्योंकि यूक्रेन की जो स्ट्राइक्स हैं उनका कोई टारगेट नहीं होता कि यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करे या फिर असलहे गोले बारूद के ठिकानों को टारगेट करे, बल्कि यूक्रेन की जानिब से जो सिविलियन एरियाज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और बिल्कुल अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए यूक्रेन रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर उस जानिब देखें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रशिया की जानिब से जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई तो उन स्ट्राइक्स में जितनी हैवी वो स्ट्राइक्स थी, अगर वो अंधाधुंध स्ट्राइक्स होती तो यूक्रेन का जो सॉफ्टवेयर है वो आज ही अपडेट हो जाना था। लेकिन यूक्रेन की स्ट्राइक्स जो हैं वो टारगेटेड नहीं होती, उसके बरक्स रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं वो आज भी टारगेटेड थी। यही वजह है कि हलाकतें बहुत कम रिपोर्ट हुई यूक्रेन के अंदर और 37 जख्मी भी। ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स के मुताबिक हलाकतें और कैजुअलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। रशिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं
उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट था वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था और असलहे गोले बारूद के ठिकाने थे। अब ये जो हलाकतें हुई या जो डैम को नुकसान पहुंचा तो ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल हो सकता है। बहरहाल रशिया ने जो अपना टारगेट है वो भी बता दिया। बहरहाल इस सिचुएशन को कैश करने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन की जानिब से कि यूक्रेन के एलाइज यूक्रेन को मजीद मदद इमदाद प्रोवाइड करें और यूक्रेन को मजीद इजाज़तें इनकी जानिब से दी जाएं, क्योंकि अभी भी रशिया का जो पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा भारी है कुर्स्क रीजन के अंदर भी और यूक्रेन के अंदर जो मैदान जंग है, जो डोनेट्स्क रीजन है, जो लुहांस्क रीजन है या फिर ज़पोरिज़िया है और पूरे का पूरा यूक्रेन। जाहिर है कि रशिया इज़ अ जायंट और अगर इस तरह से आप रशिया को चैलेंज करेंगे तो रशिया सरप्राइज देना जानता है। अभी भी रशिया अपनी फुल पावर और फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान जंग के अंदर नहीं आया। जिस तरह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के एलाइज जो रमज़ान कादिरोव हैं या फिर जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, उनकी जानिब से जिस तरह के मशवरे व्लादिमीर पुतिन को दिए जा रहे हैं, तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ऑल आउट वॉर जो है उन्होंने डिक्लेयर नहीं की और रशिया को ज़रूरत भी नहीं है। रशिया इसी तरह यूक्रेन का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट कर सकता है और वो अभी से नज़र आ रहा है कि यूक्रेन का सॉफ्टवेयर जो है वो ना सिर्फ कुर्स्क के अंदर बल्कि इनसाइड यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर से भी अब एक और थ्रेट वागनर्स की शक्ल में यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी महसूस करने लगे हैं। और ये जो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ ये खबरें जाहिर है कि मगरबी मीडिया के ऊपर इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जाता, यूक्रेन की शिकस्त को और रशिया की अचीवमेंट्स को इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जाता। जो रशिया के कुछ जरीदे हैं जैसे आरटी है या फिर टास है, वहाँ से कुछ इस तरह की ऑथेंटिक खबरें मिलती हैं। फिर यूरोपियन मीडिया, यूक्रेन का मीडिया, तमाम की तमाम खबरें जो हैं वो पढ़ने के बाद जो असल पिक्चर है वो समझ में आती है। और एक बहुत बड़ा सोर्स है टेलीग्राम। टेलीग्राम जो है, जो रशिया की ऐप है, ये आपको मालूम है कि जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, वी चैट है या फिर ट्विटर है, इसके लेवल की ये ऐप है। तकरीबन 1 बिलियन इसके फॉलोअर्स होंगे टेलीग्राम के, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आप में से भी बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी होंगे। अब टेलीग्राम से मुतल्लिक ये खबर सामने आई कि टेलीग्राम के सीईओ को फ्रांस के अंदर, इनके पास फ्रांस की भी नेशनैलिटी है, इनके पास जो यूएई है उसकी भी नेशनैलिटी है और इनकी जो बर्थ है, जो इनकी पैदाइश है वो रशिया की है और ये जो टेलीग्राम ऐप है ये रशिया की है। तो फ्रांस ने ये जो टेलीग्राम के सीईओ हैं इनको गिरफ्तार क्यों किया? उन्होंने गिरफ्तार इसलिए किया कि आपकी जो ये प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड कर रखा है, ये तो बिल्कुल जनाब सबको इजाज़त है कि कुछ भी शेयर कर दिया जाए यहाँ पर और कुछ भी पोस्ट कर दिया जाए, तो आपकी जानिब से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब इन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं फ्रांस की जानिब से जो टेलीग्राम के सीईओ हैं। अब टेलीग्राम में आपको बता दूं कि ना सिर्फ रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़ बल्कि खुद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी ये टेलीग्राम ऐप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 1 बिलियन फॉलोअर्स का होना ये एक बहुत मशहूर ऐप है और इसके ऊपर जो कंटेंट है जिस पर एक्चुअली फ्रांस को एतराज़ है, तो वो कंटेंट है वही एतराज़ है जिसको लेकर इन्होंने मेरे गुज़िश्ता 2 चैनल्स बंद किए और जो इन्होंने मुझे स्ट्राइक भेजी तो उसमें यही लिखा हुआ था कि आप क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, आप दहशतगर्दों को जो ग्लोरीफाई करते हैं। तो इसी तरह के कुछ एलिगेशंस भी ये जो टेलीग्राम के सीईओ हैं इन पर आयद किए गए हैं, इन पर लगाए गए हैं फ्रांस की जानिब से कि आपकी जानिब से कोई भी आता है, कोई भी कंटेंट शेयर कर देता है तो आपकी जो ऐप है उस पर आप पाबंदियां क्यों आयद नहीं करते। यानी कि ये चाहते हैं कि जो फ़लस्तीन रिलेटेड कंटेंट है उसको टेलीग्राम से भी इनकी जानिब से उड़ा दिया जाए, जिस तरह से इन्होंने यूट्यूब, फेसबुक, फिर ट्विटर पर भी इन्होंने हमला करने की कोशिश की। फिर जो इंस्टाग्राम है, मार्क ज़करबर्ग है, उसको भी बुलाया और ये कहा कि जो कंटेंट है फ़लस्तीन के हक़ में जो कंटेंट है उसको डिलीट किया जाए। तो टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल रशिया की जानिब से भी टेलीग्राम के सीईओ को, टेलीग्राम को रशिया में भी पाबंदी टेलीग्राम के ऊपर आयद की गई थी 2018 में। तो टेलीग्राम के जो सीईओ हैं वो इस पॉलिसी पर चलते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए ओपन है, कोई भी आए और अपनी जो राय है वो यहाँ पर शेयर कर सकता है। लेकिन ये जो राय है जो आजकल ना सिर्फ टेलीग्राम बल्कि यूट्यूब और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फ़लस्तीन के झंडे नज़र आएंगे, मुजाहिदीन की तस्वीर नज़र आएंगी और मुजाहिदीन का लिबास पहने जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के अंदर भी मुजाहिदीन का लिबास पहने हुए आपको नौजवान नज़र आएंगे। तो ये इन्हें
बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, हर वो प्लेटफॉर्म इन्हें बहुत ज़्यादा चुभ रहा है जो इस तरह का कंटेंट, जो प्रो फ़लस्तीन कंटेंट है, जो प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा है तो वो इन्हें चुभ रहा है, और जो कंटेंट क्रिएटर इस तरह की चीज़ें जो है वो बना रहा है तो वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस वजह से एक्चुअली इन्होंने टेलीग्राम पर पाबंदी आयद करने के लिए टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार किया है। अब रशिया की अथॉरिटीज़ जो हैं वो फ्रांस की अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में है, लेकिन इस मामले पर इन्हें कोई इंटरनेशनल कानून, इन्हें कोई आलमी अदालत, कोई आलमी जो इदारा है वो इन्हें अभी तक रोकने में नाकाम है। गजा के अंदर जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि गजा के अंदर इनकी बमबारी, इनकी बर्बरियत, इनके मजालिम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज फिर से इन्होंने स्कूल को टारगेट किया, फिर से इनकी जानिब से इवैक्यूएशन के अहकामात सामने आए। गजा के मासूम फ़लस्तीनी इधर से उधर, उधर से इधर अब भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। और मिस्र के अंदर मैं आपको बता दूं कि मुज़ाकरात की जो बहुत इंपॉर्टेंट बैठक बहाल हुई थी वो बैठक बेनतीजा ख़त्म हो चुकी है और डेडलॉक बरकरार है राफा क्रॉसिंग को लेकर। इस वजह से ये बैठक भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है और जो गजा के अंदर इन सहूनियों का जुल्म है, जो बमबारी है, जो बर्बरियत है, वो ना सिर्फ जारी है बल्कि और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा कि गजा के मासूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए मुजाहिदीन अल्लाह ताला की मदद से अब भी डटे हुए हैं। रॉकेट्स आज भी तिल अवीव पर गजा से रॉकेट्स फायर किए गए हैं और हिजबुल्लाह का हमला, मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह का हमला भी रिपोर्ट हुआ था, लेकिन वो जो स्ट्राइक्स थी हिजबुल्लाह की, वो हसन नसरुल्लाह ने खुद भी एडमिट किया कि तिल अवीव इनका टारगेट नहीं था, कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स थी और ये नहीं चाहते थे कि जंग खित्ते के अंदर फैले और जंग बड़ी हो जाए। तो इन्होंने फवाद शुक्र का जो बदला है वो कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स करते हुए फवाद शुक्र की शहादत का बदला हिजबुल्लाह की जानिब से ले लिया गया। दूसरी साइड पर इसराइल भी एक ऑल आउट वॉर नहीं चाह रहा लबनान के साथ और ईरान भी एक ऑल आउट वॉर में नहीं जाना चाह रहा इसराइल के साथ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इटालियन फॉरेन मिनिस्टर से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी जो रिटेलिएशन है वो कैलकुलेटेड होगी क्योंकि हम एक ऑल आउट वॉर खित्ते के अंदर नहीं चाहते और ईरान अफोर्ड भी नहीं करता कि एक ऑल आउट वॉर जो है वो ईरान के खिलाफ छेड़ दी जाए, जिस ईरान को ये यूरोपियन कंट्रीज एक एक करके टेलीफोन कॉल करके इन अदर वर्ड्स वार्न कर रहे हैं कि अगर आपकी रिटेलिएशन कुछ हैवी किस्म की हुई तो फिर हमारी रिटेलिएशन का आपने इंतज़ार करना है। तो ईरान की जानिब से जिस तरह की कैलकुलेटेड स्ट्राइक की बातें की जा रही हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आई, जब भी ये स्ट्राइक सामने आएगी, रिटेलिएटरी स्ट्राइक सामने आएगी तो ईरान के मुताबिक ये कैलकुलेटेड स्ट्राइक होगी ताकि खित्ते के अंदर जंग ना फैले या फिर ये जो सारे के सारे हैं यूरोपियन कंट्रीज़, अमरीका, सहूनी और ये जो अरब कंट्रीज़ हैं ये भी ईरान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तो इस वजह से ईरान अफोर्ड भी नहीं करता कि ईरान एक ऑल आउट वॉर में चला जाए सहूनियों के खिलाफ। और ईरान अभी तक ये नज़र आ रहा है कि मुजाहिदीन को सपोर्ट करने की हद तक ईरान की इस जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगी और ईरान इससे आगे बढ़ता हुआ ईरान नहीं नज़र आ रहा अभी तक। और अगर ईरान की जानिब से भी इन सहूनियों को डंडे मारकर, लातें मारकर सीधा नहीं किया जाता या फिर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तमाम के तमाम जो ईरान और ईरान के ग्रुप्स हैं वो एक इकट्ठे स्ट्राइक करेंगे, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स इनकी जानिब से कंबाइंड सामने आएगी, तो वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी सामने नहीं आई। और हसन नसरुल्लाह ने अपने खिताब के दौरान ये कहा कि तमाम जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं वो अपने अपने फैसले पर कायम हैं और वो अपने अपने टाइम और अपनी अपनी जगह के मुताबिक रिटेलिएशन जाहिर करेंगे। तो ये फैसला हमारे दरमियान हुआ है, तो ये अलहदा जो रिटेलिएशन है वो सामने आएगी, लेकिन इसका इस तरह से जाहिर है कि इम्पैक्ट नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज़ हमने देख लिया कि हिजबुल्लाह की स्ट्राइक्स का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि आगे ना सिर्फ सहूनी है बल्कि उनके साथ अमेरिका भी है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी हैं और अरब की कंट्रीज़ भी हैं। तो इस सूरत हाल में किसी भी मुल्क के लिए एक ऑल आउट वॉर छेड़ना इसराइल के ख़िलाफ़ वो इतना ज़्यादा आसान फ़ैसला नहीं है। और इसी स्ट्रेटजी के साथ जो हमास के मुजाहिदीन हैं, ईरान है, हिजबुल्लाह है, हौसी मुजाहिदीन है, वो इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरे ख्याल में भी यही स्ट्रेटजी बेहतर है। लेकिन आलमी इदारों को, आलमी बरादरी को, OIC ममालिक को, अरब लीग को कम अज़ कम
یہ کردار ضرور ادا کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی، سویلینز کو جو ان صہیونیوں کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے غزہ کے اندر، یہ بربریت ان کی جانب سے بند ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ بربریت یہ بند نہیں کرتے، ان کو انٹرنیشنل قانون کے دھارے میں پوری دنیا نہیں لا سکتی امریکہ اور امریکہ کی بیکنگ کی وجہ سے، تو پھر یہ لاتوں کے بھوت ہیں اور انہیں لاتیں مار کر ہی نہ صرف ایران بلکہ جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کو ایک کمبائنڈ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ خبر بتا دوں کہ آج بین گویر کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، آج جو انلیگل سیٹلرز ہیں انہوں نے مسجد الاقصی کے اندر دھاوا بولا، اور بین گویر کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ مسجد الاقصی کے اندر ہم یہودیوں کی عبادت کی جگہ بھی بنائیں گے، سینگاگ بنایا جائے گا مسجد الاقصی کے اندر۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر اسرائیل کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کی جانب سے بھی مذمتی بیانات سامنے آئے ہیں کہ مسجد الاقصی کا جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہے وہ اسی طرح موجود رہے گا، اور بین گویر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ درست نہیں ہے۔ خطے کے اندر ایک بڑی جنگ پھیل سکتی ہے، اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ مسجد الاقصی ان کی ریڈ لائن ہے، اس وجہ سے بین گویر کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس جاری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ پر بھی جو مسلمان ممالک ہیں ان کی جانب سے اسی طرح کے مذمتی اعلامیے، مذمتی بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھی جو مسلمان ممالک ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو جس طرح کا ریاکشن ہوگا اسی طرح کا ایکشن اسرائیل کی جانب سے آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتا ہے کہ اگر ان کی جانب سے اس سٹیٹمنٹ پر صرف ایک مذمتی اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ اس منصوبے کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، اور اس سے قبل کہ منصوبہ اپنے تھرڈ ٹیمپل والا امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کریں آنے والے دنوں میں، اس سے قبل نہ صرف ایران، حزب اللہ، ترکیہ، پاکستان بلکہ تمام کے تمام مسلمان ممالک کو مسجد الاقصی کی حرمت کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو کر ان صہیونی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی بمباری اور بربریت، ان کی نسل کشی کا جو مشن ہے یہ تب جا کر رکے گا جب یہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بحال کر لیں گے۔ نظر رکھیں گے، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو گئی کیونکہ خبریں یوکرین ریلیٹڈ کافی زیادہ تھیں۔ نظر رکھیں گے، دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے، غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔